भाषा के विविध रूप, मानक या परिनिष्ठित भाषा, बोली या उपभाषा, कूट भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा। राष्ट्रभाषा से तात्पर्य किसी देश के अधिकांश जनता द्वारा जो भाषा बोली जाती है और जिस भाषा के अंतर्गत उस देश का समस्त कामकाज भी होता है और अधिकांश लोगों के वो सम्मान का पात्र होती है और अधिकांश लोगों के भावों और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम जो भाषा होती है वो उस देश की राष्ट्रभाषा कही जा सकती है। और राजभाषा का तात्पर्य है कि देश की वह भाषा जिस भाषा को देश के संविधान ने, देश के कानून ने उस भाषा को वैधानिक तौर पे राजकाज की भाषा स्थापित किया है या राजकाज की भाषा घोषित किया हो, वह राजभाषा होती है। राजभाषा और राष्ट्रभाषा में इतना सा फर्क है कि राष्ट्रभाषा किसी देश की अधिकांश जनता द्वारा बोली समझे जाने वाली भाषा होती है। यह जरूरी नहीं होता राष्ट्रभाषा के लिए कि वो उस देश के कानून के द्वारा राजकाज की भाषा भी घोषित की गई हो, लेकिन राजभाषा का तात्पर्य यह होता है कि वो उस देश के कानून द्वारा, उस देश के संविधान द्वारा विधिवत रूप से उसे राजभाषा घोषित किया गया हो, वह राजभाषा कहलाती है। भारत की राजभाषा हिंदी को 14 सितंबर 1949 के दिन भारत की राजभाषा घोषित किया गया हिंदी को, जिसे हम हिंदी कहते हैं। यह हिंदी का खड़ी बोली हिंदी का रूप है। हिंदी भाषा दुनिया की किस वर्ग की भाषा अगर हम कहें तो वह सतम वर्ग की एक भाषा है जो भारत ईरानी समूह के प्रसिद्ध आर्य भाषाओं संस्कृत आदि के अपभ्रंश से यानी शोरसेनी अपभ्रंश से आगे उत्पन्न हुई है और अन्य भाषाओं का साथ लेकर विकसित होती हुई खड़ी बोली के रूप में स्थापित हुई। और जो आज हम हिंदी पढ़ और लिख रहे हैं यह हिंदी का खड़ी बोली रूप ही है, जो एक मानक और परिनिष्ठित हिंदी का रूप है। हिंदी शब्द, इस भाषा के लिए हिंदी शब्द का ही क्यों प्रयोग किया जा रहा है, इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो हमें भारत के बारे में समझना होगा, हिंदुस्तान के बारे में समझना होगा और सबसे महत्वपूर्ण सिंधु नदी के बारे में समझना होगा, जो कि हिमालय के उत्तरी पहाड़ियों से निकलकर भारत में होती हुई पाकिस्तान की तरफ जाती है और अंततः अरब सागर के अंदर अपने जल को ले जाती है। इस सिंधु नदी का उत्तर पश्चिम भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण दक्षिण मध्य एशिया के अंतर्गत बहुत महत्व था। इस सिंधु नदी को ईरानी लोग, जो कि सन 500 ईसा पूर्व के आसपास इस क्षेत्र से पश्चिम उत्तर के अंतर्गत जो ईरानी लोग निवास करते थे, वो इस सिंधु नदी को स की जगह ह उच्चारण करते थे, इसलिए वो सिंधु नदी के दक्षिण पूर्व के अंदर जो क्षेत्र होता था उसको हिंदू या हिंदी कहकर पुकारा करते थे, यानी सिंधी की जगह वो हिंदी कहते थे। और इस सिंधु के दक्षिण पूर्व में जो देश था उस देश का नाम भी वो सिंधु की जगह हिंदू कहते थे, हिंदी कहते थे। तो इस हिंदी शब्द की उत्पत्ति भी कहीं कहीं सिंधु से हिंदू, हिंदू से हिंद, हिंद से हिंदी, यानी एक विशेषण के शब्द के तौर पे हिंदी, यानी जो हिंदुस्तान से संबंधित, जो भारत से संबंधित जो चीज़ें थी वो सब हिंदी थी और भाषा भी भारत से संबंधित थी, तो उसको भी हिंदी अंत तक है जो इस शब्द के अंत से इसका लोप हो गया और सभी के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग हो गया। हिंदी केवल भाषा के लिए ही नहीं बल्कि भारत में प्रयोग की जाने वाली समस्त वस्तुओं या लोगों के लिए या भाषाओं के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग ईरानी लोग किया करते थे। लेकिन धीरे धीरे यह शब्द संक्षिप्तीकरण हुआ और केवल भाषा के लिए, एक विशेष भाषा के लिए यह शब्द स्थिर हो गया। तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति इस प्रकार बताई जाती है। ग्रीक के अंतर्गत इसी सिंधु नदी को इंडोस या इंडस, जिसको अंग्रेजी भाषा में कहते हैं, इसी इंडस या इंदोस से भारत का अंग्रेजी में नाम इंडिया पड़ा। ये भी सिंधु नदी से संबंधित ही है।
किसी भी भाषा को लिखित रूप में, लिखित ध्वनि संकेतों के रूप में उतारने के लिए या लिखने के लिए जिस चिन्हों की आवश्यकता होती है, चिन्हों के समूह की आवश्यकता होती है, वो चिन्ह लिपि कहलाती है। उन चिन्हों का समूह लिपि कहलाती है। तो हिंदी भाषा लिखने की प्रसिद्ध लिपि देवनागरी लिपि है। हिंदी को हम देवनागरी लिपि के माध्यम से लिखते हैं, जो कि ब्राह्मी लिपि, भारत की प्राचीन ब्राह्मी लिपि हुआ करती थी, उससे विकसित हुई माना जाता है। आगे हम पढ़ते हैं हिंदी को या किसी भी भाषा को एक अच्छे मानक रूप में या परिनिष्ठित रूप में अगर उसको ढालना है या उसको स्थापित करना है, तो उसके लिए हमें नियमावली की आवश्यकता होती है, नियमों के समूह की आवश्यकता होती है। उन नियमों के समूह को ही हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण यानी कि भाषा के मानक या प्रतिष्ठित रूप उसे देने के लिए एक नियमावली या एक शास्त्र कह सकते हैं, जिसके अंतर्गत वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार पढ़ते हैं। यानी भाषा के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण इकाई है वाक्य, और वाक्य शब्दों से मिलकर बनता है। तो शब्दों का अध्ययन हम करते हैं, तो वो शब्द विचार के अंतर्गत चाहे वो शब्दों का प्रकार हो या फिर शब्दों में संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण या क्रिया विशेषण या संबंध सूचक शब्द हो या समुच्चय बोधक शब्द हो या विषम्यादि बोधक शब्द हो, इन सभी का अध्ययन शब्द विचार के अंतर्गत किया जाता है। और वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों का वर्गीकरण और उनका उच्चारण स्थान, ध्वनियों का उच्चारण स्थान हम इस वर्ण विचार के अंतर्गत, और वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्यों के प्रकार और उनकी रचना आदि से संबंधित नियमों का अध्ययन करते हैं। तो ये वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, इन तीनों का अध्ययन विस्तृत रूप से व्याकरण के अंतर्गत किया जाता है। और व्याकरण इन नियमों का एक शास्त्र है, नियमों का एक समूह है या नियमावली कह सकते हैं हम। व्याकरण का तात्पर्य यही होता है कि व्याक्रियते भाषा अनेन इति व्याकरणम, अर्थात भाषा की